नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात आर्थिक सर्वे से अनुमान की और अगले वित्त वर्ष में उम्मीदों की उड़ान की। बात भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार की और बजट से उम्मीदें अपार की। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। देश की जनता भी उम्मीदें लगाए बैठी है कि आम बजट न केवल विकसित भारत के लक्ष्य 2047 के लिए होगा, बल्कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 की उम्मीदों को भी पूरा करने वाला होगा। लेकिन इससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होती है। ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाली एक अहम रिपोर्ट होती है। इसमें सरकार बताती है कि बीते साल देश की आर्थिक हालात कैसी रही और आगे क्या उम्मीदें हैं। इकोनॉमिक सर्वे में देश की पूरी आर्थिक तस्वीर पेश की जाती है। इसमें बताया जाता है कि देश की जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, खेती, उद्योग, निर्यात, आयात और सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन कैसा रहा। आसान शब्दों में कहें तो ये रिपोर्ट बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई या कमजोर, किन सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से पहले इसलिए पेश किया जाता है ताकि बजट से जुड़े फैसले ठोस आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित हों। सांसदों और नीति विशेषज्ञों को इससे ये समझने में मदद मिलती है कि सरकार किस आर्थिक स्थिति में बजट पेश कर रही है, और यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे को बजट का आधार भी कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी काफी अहम होती है। इससे लोगों को ये समझ आता है कि नौकरी, महंगाई और आमदनी से जुड़े हालात आगे कैसे रह सकते हैं। अब 1 फरवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि उस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खर्च और आय का ब्यौरा देश के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और आने वाले बजट पर बहस भी है और सियासत भी। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में हर किसी की उम्मीदें आने वाले बजट पर टिकी हैं। उससे पहले आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2026 पेश किया, जिसमें सरकार पर भरोसा जताया कि वो भारत को विकसित भारत 2047 के रास्ते पर ले जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। इसे देश की अर्थव्यवस्था बताने वाला सबसे अहम रिपोर्ट कार्ड माना जाता है। यह आर्थिक सर्वे बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत आधार पर चल रही है। महंगाई नियंत्रण में है, जीडीपी वृद्धि अच्छे स्तर पर है, तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है और अगले बजट के लिए नीतियों को आकार देने में ये सर्वे अहम भूमिका निभाएगा। ये भारत सरकार का एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसे हर साल बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है। इसमें पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक गतिविधियां, आंकड़े और आने वाले वित्त वर्ष के लिए संभावनाएं शामिल होती हैं, जिससे बजट नीति तय करने में मदद मिलती है। इकोनॉमिक सर्वे से ये साफ होता है कि बीते साल देश की आर्थिक हालत कैसी रही और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा सकती है। ये रिपोर्ट सरकार के बजट फैसलों की बुनियाद मानी जाती है। इकोनॉमिक सर्वे में कई अहम मुद्दों पर दी जाने वाली जानकारी डालते हैं एक नजर। देश की आर्थिक वृद्धि दर, महंगाई और आम लोगों पर उसका असर, रोजगार और नौकरी के अवसर, कृषि उत्पादन और किसानों की स्थिति, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विदेशी व्यापार और निवेश। बजट सत्र और इकोनॉमिक सर्वे के पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म रही है। भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। उन्होंने भारत और ईयू के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र किया, डील की तारीफ करते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अब इसका दूसरा क्वार्टर शुरू हो रहा है। उन्होंने इसे भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए आने वाले 25 वर्ष निर्णायक होंगे। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की खास बातें।
FY27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान। मध्यम अवधि में ग्रोथ की संभावना लगभग 7%। वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चित बना हुआ है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में रुकावटें, घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। FY27 एडजस्टमेंट का साल होने की उम्मीद है। ग्रोथ अच्छी है, आउटलुक अनुकूल बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी नीतियों से आत्मनिर्भर और समावेशी भारत का निर्माण हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आए हैं वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सर्वांगीण प्रगति और विकास को रेखांकित करते हैं। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित जहाँ समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। तो वहीं विपक्ष ने संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण पर सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज देश की जनता और सभी ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार है कहां। तो वहीं आरजेडी सांसद ने कहा कि सरकार आंकड़ों से खेल रही है और आंकड़ों की खेती से देश नहीं चलता। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद ने कहा कि सरकार जो भी वादे और दावे करे, लेकिन बजट जनता की उम्मीदों के अनुरूप होना चाहिए। उनका आर्थिक सर्वे अलग है, देश की जनता का आर्थिक सर्वे अलग है। उनको जनता के सर्वे से कोई मतलब नहीं और जनता को उनके सर्वे से कोई मतलब नहीं। डॉलर जो है वो तकरीबन 92 रुपए के करीब पहुंच रहा है। मनमोहन सिंह जी 58 रुपए का दे करके गए थे नरेंद्र मोदी जी को। असल सर्वे यही है। बाकी आप कागजों पर, फाइलों में कुछ भी बता दीजिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बातें बहुत बड़ी होती हैं और उसमें जो फाइन प्रिंट होता है वो देखने वाला होता है। तो हर तरह से, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे हमारे छोटे व्यापारी हैं, सभी लोग आज के दिन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार है कहाँ। नहीं, वो जनता के लिए कितनी सुविधाएं पहुंचा पा रही है, जो बजट में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। और एक महिला बजट पेश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनता को क्या सहूलियतें मिलती हैं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, जो वादे किए गए थे पिछले बजटों में, क्या वो पूरे किए गए? इस पे हमें इस बात पे हमें गौर करना चाहिए। ये आंकड़ों से खेल रही है सरकार और आंकड़ों की खेती से देश नहीं चलता। इनके आंकड़े कुछ कह रहे हैं और हकीकत कुछ और है। जीएसटी लगातार जीडीपी से घटते घटते आज के दिन में 5.7% चला गया। जाहिर है कि हाइपोथेटिक सवाल है, कहीं कोई ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ होता तो सरकार के टैक्स कलेक्शन बढ़ते, ग्रोथ होता तो जॉब क्रिएट होता। देखिए, मैं कोई भी अर्थव्यवस्था और उसकी प्रगति संविधान के आर्टिकल 39 के अनुरूप अगर वो संतुष्टि देती है तो उचित है, अन्यथा सब हवा हवाई। देखिए, यदि उस जो डील की डिटेलिंग जब सारी नोटिफिकेशंस हो जाएंगी हर मुद्दे पर, दोनों तरफ से, हमारी साइड से भी, उन देशों की तरफ से भी, तब यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तब पता लगेगा कि इसका सही इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको फायदा नहीं हो रहा। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश करने की परंपरा पुरानी है। हर साल बजट होने से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। वैसे तो इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे 3 दिन पहले ही पेश किया जा रहा है। 1 फरवरी को बजट आने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे में देश के मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और ग्रोथ आउटलुक की पूरी समीक्षा होती है। इससे मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि बजट में किन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी जाएगी या सरकार की फिस्कल स्ट्रेटजी क्या रहेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो आर्थिक सर्वे का अनुमान है और उम्मीदों की उड़ान भी है, और किस तरीके का बजट होगा इस पर तो हम आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एक आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, इसको यदि हम देखें और 2047 में हम सीधे चले जाएं, एक विकसित भारत की जो बात होती है,
निश्चित तौर पर लगातार जो ग्रोथ भारत की हुई है, देखिए विपक्ष का अपना काम है आरोप लगाना, लेकिन असल में आज इस पूरी चर्चा के माध्यम से एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ हैं, हम कितने बढ़ रहे हैं, किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और ये जो आर्थिक रिपोर्ट सामने आई है कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं 2047 में, उसमें कितनी सफल होगी और आने वाला बजट सबके लिए कैसा होगा। विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रीना सक्सेना। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक विश्लेषक हैं सुरेश मनचंदा। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेश जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। क्योंकि आर्थिक रिपोर्ट जो आई, एक सर्वेक्षण जो हुआ, सर्वे जो हुआ, उसके बाद बजट आना है, और इन सब के आंकड़ों को लेते हुए हम आने वाले समय में एक विकसित भारत की बात करेंगे। तो क्योंकि आप एक आर्थिक विश्लेषक हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है, जो महंगाई दर है, ओवरऑल अभी में जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उसे कितना सफल मानते हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, जो अभी हालांकि एक खाका, इसको हम बेसिकली सर्वे जो रिपोर्ट है उसको एक खाका ही समझा जाना चाहिए, और वो एक बेसिकली एक आईना है। ठीक है कि हालांकि किसी भी देश का जो भी बजट होता है वो नीतिगत एक आईना हम उसको बोल सकते हैं, नीतिगत एक ढांचा बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ खर्चे का लेन देन और ये नहीं होता, वो एक विस्तार दिखाता है कि हम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब हम आजाद हुए थे, यानी कि भारत जब आजाद हुआ था 1947 के अंदर में, तो पहला जो बजट था वो 26 नवंबर 1947 को आया था, और उस बजट की राशि आपको मैं बताऊं राखी जी क्या थी, 171 करोड़ 51 लाख रुपए। ये उस समय पर देश का बजट का खाका था, और उसमें से 90 करोड़ रुपए जो थे वो रक्षा के लिए किए गए थे, क्योंकि उस समय पर देश जिस दौर से गुजर रहा था उस समय पर जो बॉर्डर की सुरक्षा थी वो अहम हो जाती थी। तो 90 करोड़ रुपए उसके लिए रिजर्व रखे थे, और बाकी के डेवलपमेंट्स के लिए थे। और आज की तारीख के अंदर हम बात करें तो आज का जो बजट है वो तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए का हो गया। और 50 लाख करोड़ रुपए की जब हम बात करते हैं और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, तो विकसित भारत 2047 की हम बात कर रहे हैं, और इस बीच के अंदर में इन 75 सालों के अंदर में रहन सहन बदल गया, भारत की सड़कें बदल गई, भारत की दिशाएं बदली हैं, और साथ में जो इस समय पर जो सबसे बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, देखिए इसके अंदर में एक बात मैं आपको स्पष्ट करूंगा, ये बजट 2047 का कहिए, 2026 का कहिए, और ये साल पर्टिकुलरली 2026 का, क्योंकि ये साल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ये साल बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये साल ये निर्धारित करेगा कि जो जीडीपी की हम ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी भी हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि 6.8 से लेकर के और 7.2% के बीच में हमारी ये जीडीपी ग्रोथ जो है वो रहनी चाहिए। वो ये तय करेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय पर जिस दौर से गुजर रहा है, और एआई जिस कदर आगे बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से उसका विस्तार हुआ है पिछले 10 साल में, और अगले 10 साल हम जिस तरीके से उसका विस्तार होते हुए देख रहे हैं, उसके अंदर में आप ये मान करके चलें कि रुपए की जो वैल्यू है, यानी कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, वो और ज्यादा डेप्रिशिएट होने वाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये रह जाता है कि क्या हम सही डायरेक्शन के अंदर में मूव कर रहे हैं। अगर हम पिछले, देखिए हमें आंकड़ों को की बात को मानना पड़ेगा, और आंकड़े ये बताते हैं कि जो ये 2025 की जो ग्रोथ रही, हालांकि 10% की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, वो 10% तो नहीं रहा, लेकिन हाँ हम 7% के आसपास अराउंड के अंदर में यहाँ पर ठहर रहे हैं। और ये 7% ये दर्शाता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम सभी देशों की इस समय पर ग्रोथ रेट देखें तो उसके मुताबिक ये ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सचेत रहने की कहां पर जरूरत है, सतर्क कहां पर रहना है, क्योंकि इस समय पर अमेरिका की जो इकोनॉमिक हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, वो काफी नीचे जा रही है। इसके साथ साथ में जो इस समय पर जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसने भी बहुत सारे देशों की जो जीडीपी है और जो विकास दर है उसको डैमेज कर दिया है। तो क्या ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर में भारत की विकास की जो पटरी है वो क्या उसके ऊपर दौड़ने वाली जो अर्थव्यवस्था की ट्रेन है वो क्या इसी गति के साथ में दौड़ेगी? इसके ऊपर पे एक सवाल ये उठता है
कि थोड़ा यहाँ पर हमें ये चिंता दिखाती है कि हो सकता है ये पहिया अब स्लो होगा, क्योंकि ये वाला साल जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। आप हर एक आर्टिकल्स की जो इन्फ्लेशन रेट है वो देख ही रहे हैं। एग्रो कमोडिटीज के मुझे प्राइसेस यहाँ पर थोड़े से डाउन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एग्रो कमोडिटीज के ऊपर पे पर्टिकुलरली प्रेशर यहाँ पर हम जनरेट होते हुए देखेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जॉब्स जो है, एमएनसी कंपनीज में जो लोग जॉब करने वाले हैं उनकी जॉब के ऊपर पे एक संकट आ सकता है, वो यहाँ पर एक चिंता का कारण बन सकता है। और दूसरा, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर में हमने ट्रेड डील्स की हैं, उसका मैं एक नकारात्मक प्रभाव ये देखता हूं। हालांकि दोनों ही एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट सबको अच्छा लगता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट का पहिया जो है वो निरंतर अपना ग्रो करेगा, और जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी यूरोपियन यूनियंस के साथ हुए हैं वो एक डायरेक्शन जो है पॉजिटिव दिखलाते हैं। और जिन जिन भी कंट्री के साथ में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित तौर के ऊपर पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन क्या वाकई के अंदर में एक्सपोर्ट इंक्रीज करने से हमें कोई बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा? तो यहाँ पर जो अभी तक का जो सर्वे आया है, बहुत सारे देशों के साथ में भारत ने अभी पहले हाल फिलहाल के अंदर में जब अमेरिका ने टैरिफ बम फोड़ा, तो उसके बाद में भारत ने काफी देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। तो उसका एक जो नकारात्मक जो परछाई कहूंगा मैं इसको, वो दिखाई देती है। उसके हो सकता है कि आगे जाकर के क्या दूरगामी परिणाम होंगे उसका अभी आकलन करना शेष है, लेकिन मैं उसकी परछाई जरूर आपको बताना चाहूंगा। जो शेडो आ रही है वो ये है कि उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो हमारा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो माइनस के अंदर में जाना शुरू हुआ है। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के अंदर में जो बैलेंस था, वो हम जहां पर बांटने की उसको बात कर रहे थे, वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन मायनों में हो रहा है क्योंकि हम एक तरफ देख रहे थे कि जो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के अंदर में ट्रेड डेफिसिट जो है वो जहां पर बढ़ा हुआ है उसको कम करना है। तो कम एक्सपोर्ट बढ़ा करके तो होना ही था, लेकिन उसमें जो आपका प्रॉफिट रेवेन्यू शेयर था वो और डिक्रीज हो गया, जिससे ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये देश के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। और एक्सपोर्ट निश्चित तौर के ऊपर पे वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एग्री एक्सपोर्ट के अंदर में थोड़ी सी हमने कमी आते हुए देखी है। अब यहाँ पर एक थ्रेट, मैं 30 सेकंड और लूंगा। हाँ, थोड़ा जल्दी से सर। थ्रेट जो हमें जो एक थ्रेट जो दिखाई देता है एक्सपोर्ट्स के बीच में एग्री एक्सपोर्ट्स को लेकर के, वो ये दिखाई देता है कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हमारे ट्रेड समझौते हो रहे हैं, उसमें यूरिया और पेस्टिसाइड्स, चूंकि हमारे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं, जो इनपुट्स हैं, वो वहां से इंपोर्ट होते हैं। तो अगर वो ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो देश के अंदर में जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, जो दवाएं बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको एक चोट लग सकती है। वहां पर एक हम प्रेशर को जनरेट होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। केसी जैन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मिल रही। केसी जैन जी, मुझे ऐसा लगता है सुरेश मनचंदा जी ने बहुत सारी चीज़ों का एक कैलकुलेशन निकाला आर्थिक रूप से, क्योंकि ये जिम्मेदारी देखिए हमारी ग्रोथ तब होगी जब हम, देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, प्रोडक्शन होगा, लेकिन हमारा व्यापार जो है वो किस तरीके से ग्रो करेगा और कैसे, यदि कमी हो रही है तो उन चीज़ों को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जो डील्स होती हैं या दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार होता है, ओवरऑल पूरी चीज़ें ही ग्रोथ करके हमें 2047 तक विकसित भी बनाएंगी, जो एक विकास की बात हो रही है, विकसित भारत की, और कहीं ना कहीं यही हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके नंबर्स को बढ़ाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, चुनौती है कि कैसे होगा। एक जो रिपोर्ट आई है, हमेशा ही आती है, एक परंपरा ही है, बजट से पहले रिपोर्ट आती है, तो इसके आधार पे बजट की तरफ जाना है। तो सभी को बड़ी उम्मीदें हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ बजट से उम्मीदें नहीं हैं, आने वाले लंबे समय तक इसको हम बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। जी देखिए राखी जी, पहली बात तो ये कि जैसा कि अभी एक समीक्षात्मक रूप से बजट का प्रारूप आया है, अभी जो बजट है वो नहीं आया, लेकिन उसके बाद में तमाम सारी आलोचनाएं होने लगी हैं कि नहीं ये केवल एक थोथा बजट है, और अलग अलग पार्टीज की अलग अलग राय आई।
लेकिन अभी आदरणीय मनचंदा जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये, सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को मजबूत करना, मजबूत दिखाना, मजबूत होना, तीनों चीजों को जो है वो हासिल करने के लिए सरकारें प्रयास करती हैं। अब रही बात ये कि ये कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट हमको कुछ चीजों पे कम करना पड़ेगा, तो उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा और देश हमारा मजबूत होगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती, तमाम सारे जो कच्चे माल के रूप में, जैसे आप देखिए कि शुगर की जितनी दवाइयां हैं, अब वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसमें से, और चाहे मेटफॉर्मिन और तमाम सारी दवाइयां हैं। अब क्या है कि देश को मजबूत बनाने के साथ साथ जनता के ऊपर भार ना पड़े, इस चीज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप देखिए जेनरिक दवाइयों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है, और साथ ही साथ जो तमाम सारी फॉरेन कंपनियां हैं वो क्या करती है, यहाँ पे जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री में यहाँ पे तमाम सारी रिसर्चेज करती है यहाँ पे इंडिया में, और उसके बाद में प्रोडक्ट हमको सीधे वहां से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उन कच्चे माल को मंगा करके हम अगर चीजों को डेवलप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें सीधे सीधे तैयार प्रोडक्ट वहां से नहीं मंगाना पड़ेगा। अगर कच्चा माल भी मंगाते हैं और तैयार प्रोडक्ट नहीं मंगाते, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इंपोर्टेशन पे। और चूंकि बना हुआ प्रोडक्ट काफी महंगा पड़ता है उसमें, और उस पे हमको क्या करना है कि तमाम सारे टैरिफ देशों को देने पड़ते हैं, उससे भी हम बचेंगे, कच्चा प्रोडक्ट मंगाते हैं। इन सारी चीजों पे ध्यान दिया। अब टेक्सटाइल्स पे आप देख लीजिए, चाहे आप जो है व्हीकल के मामले में देख लीजिए, हम जो विकसित भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज का है कि हम आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर के लिए जरूरी है कि देश के जो आवश्यक चीजें हैं उनको देश के अंदर विकसित किया जाए। अब आप देखिए कि जो तमाम सारे हमारे तमाम सारे युद्ध के जो हथियार हैं, उनको अभी तक हमारी पूरी डिपेंडेंसी क्या थी कि हम बाहर से सिर्फ आयात करते थे। आज स्थिति दूसरी है। आज तमाम सारे हथियारों के पार्ट्स और तमाम सारे हथियार भी हम तमाम सारे देशों को निर्यात कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपो यहाँ पे लखनऊ में जिस प्रकार से इसके पहले यहाँ पे प्रदर्शन भी किया गया, उस प्रदर्शनी में आप देखिए तमाम सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग भी अपने अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए थे। तमाम मिसाइलें, तमाम सारी और चीजें, और परमाणु हथियारों को ले जाने वाले भी हथियार, इन सारी चीजों को अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो हमारी जो डिफेंस के सेक्टर में जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो लगातार बढ़ रही है। इससे भी हम अच्छा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक जो हमारा बजट है, बजट का एक बड़ा हिस्सा वो डिफेंस के क्षेत्र में लगाया जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ पूरा की पूरा पैसा उसमें केवल आयात में लगा दें, इंपोर्टेशन में लगा देंगे, तो हमको महंगी चीजों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन हम उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक्सपोर्टेशन में बढ़ रहे हैं सारी चीजों में, जिसमें कभी भारत ने ध्यान नहीं दिया था। उन सारी चीजों की तरफ अगर ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ हमारे साइंटिस्ट तमाम सारे काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो मिशन मंगल था उस पे भी हम सफल हुए, आप चंद्रयान पे भी हम सफल हुए। केसी जैन जी, एक मिनट, मैं किसी भी उपलब्धि पे क्रॉस नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। जो भी बजट है, जिस भी क्षेत्र का है, जिस भी चीजों में हम अचीव कर रहे हैं, धरातल पे असल में कितना है, मैं बात उस चीज की कर रही हूँ। और विपक्ष के माध्यम से नहीं कि विपक्ष कहता है कि कागजों में तो बहुत चीजें होती हैं, असल में सब हवाई बातें, बात इस चीज की नहीं है। हम जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमारी यदि खामी भी है तो हमें उसे स्वीकारना पड़ेगा। यहाँ पर ठीक है, हम हथियार बना रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या हम उतना वाकई निर्यात कर रहे हैं? ये देखिए ना कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राखी जी, हम जाहिर सी बात है यहाँ पे एक विश्लेषण हो रहा है, आप पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, और अभी जो वास्तविक बजट है वो तो अभी आना भी है। लेकिन हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये केवल कागजी चीजें नहीं है, पूरा इसका डाटा है, तमाम सारी चीजें हैं, और समय समय पे सदन में इस पे हर एक विषय पे चर्चा भी होती है कि हम कितना आत्मनिर्भर बने। अब देखिए कि अभी जिस तरीके से अमेरिका ने एक हमारे ऊपर बाउंडेशन लगाया कि इंपोर्टेशन में, कि अगर आप कच्चे तेल का आयात हमारे बजाय कहीं और से करते हैं तो इस तरीके से आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, आपका जो निर्यात है वो दबेगा। लेकिन फिर भी क्या है, ये भारत देश की कूटनीति के साथ साथ हमारी आत्मनिर्भरता के साथ साथ
हमारे अन्य देशों के साथ जो हमने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, उसका ये परिणाम है कि कितना भी दबाव बनाने के बाद में भी अमेरिका उस तरीके से सफल नहीं हुआ जिस तरीके से दबाव बनाने की बात हो रही थी कि हम 500% तक टैरिफ ले जाएंगे, तमाम सारी चीजें, वो चीजें नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कूटनीति, हमारा आत्मनिर्भरता। अब क्या है कि आप देखिए कि सब कुछ तेल पे डिपेंडेंसी नहीं है, हम क्या है सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं। सोलर सिस्टम से क्या है बैटरी सिस्टम पे भी जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि तमाम सारी एनर्जी हमारी जो केवल और केवल पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट थी, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सोलर एनर्जी में। तो बहुत सी डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही। तो आयात तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ लगे हुए हैं। तो बहुत सारे सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों पे, और 2047 तक यानी कि हमारे भारत देश की आजादी का जब वो 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम किस तरीके से पूर्ण रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनकर के उभरे, इस पे लगातार सरकार काम कर रही है और देश के सारे नागरिकों का इसमें सहयोग मिल रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भारत का उद्देश्य है, भारत उसमें सफल होकर के रहे। ठीक है, पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट और बजट प्लस, यदि मैं देखूं इन दोनों को प्लस करके इक्वल निकालूं, 2047 तक के विकास की बात हो रही है। कैसे देख रहे हैं? प्रेजेंट में हम कहां हैं और हम आने वाले अगले 25 साल जो बड़े निर्णायक होंगे उस चीज के लिए, वहां तक की बात कर रहे हैं। तो पहले तो इस आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उस पर एक आपकी प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं? हमेशा ही होता है बजट के पहले प्लस बजट। राखी जी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि देश का बजट आम आदमी के जेब पर क्या प्रभाव डालने वाला है। व्यक्ति, हमारे पास के जितने लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसको बजट, अच्छा बजट कभी नहीं कहा जाएगा। बजट वो होता है जो हर व्यक्ति के जेब को सूट हो, हर व्यक्ति को एक उसके अंदर बेनिफिट मिले, हर तबके के व्यक्ति को। मतलब मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहो, चाहे वो कॉमन मैन रहो। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो 12,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना, 8,000 रुपए महीना कमाते हैं। तो उन लोगों के ऊपर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज देखना, ये अर्थ मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भार उनके ऊपर दिया गया है। अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ भारत का हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, हम इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या हम इस तरीके की चीजों को देख रहे हैं कि जिस चीजों के अंदर मेजर स्केल्स के ऊपर, आर्थिक स्वरूप के ऊपर भारत को बहुत बेनिफिट होगा, मगर उसका प्रभाव हमारे कॉमन मैन के ऊपर क्या पड़ेगा, ये सबसे मूलभूत चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसका कारण यहाँ का बिजनेस, यहाँ की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ की जेन्युइनिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर इंडियन ब्रांड्स को आप ले ले, तो लोग आज इंडियन ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें क्वालिटी है। हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिस तरीके के आउटपुट्स दे रही है, उसमें बहुत क्वालिटी के प्रोडक्ट है जो दुनिया के दूसरे भागों में कई गुना ज्यादा पैसों पर लेना पड़ता है। वही क्वालिटी हम कम बजट के अंदर बनाकर उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए इंडियन मार्केट एक स्टेबल मार्केट के रूप में हमेशा उभरा है, और लोग हमसे बिजनेस करने के लिए वर्कआउट इसीलिए करना चाहते हैं कि इंडियंस की क्वालिटी और उनका जो वर्क है वो हमेशा परफेक्ट होता है। मैं निर्मला सीतारमण जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कल के जो बजट में कॉमन मैन का विचार भी किया जाए, उस व्यक्ति का भी विचार किया जाए कि भारत में किसान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि पहले से ही किसान को एनवायरमेंट की मार पड़ रही है। पहले से अगर आप देखेंगे किसान हवालदिन हो चुका है, लोन्स फेडने की उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान किया गया है क्या? जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए बजट में कुछ किया गया है क्या? जो हमारा गरीब तबके का व्यक्ति है, जो रास्ते पे हाथगाड़ी खींचता है, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि वो भी तो रोज दिनचर्या चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाला है, 5 लोगों का, 8 लोगों का वो पेट पालने वाला है। तो ये बजट में ऐसे लोगों के लिए भी कुछ सोचा गया है क्या? डेफिनेटली भारत को मजबूत करने के लिए विचार लेना चाहिए, लेकिन
हमें हमारी जो गरीब जनता है, हमारे जो किसान भाई है, हमारे वो तबके के लोग जो आर्थिक रूप से दुर्बल है, उनको हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, इसका भी प्रोविजन इस बजट में रखना चाहिए। ठीक है, निशांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी निशांत जी, राखी मैम, सुन पा- आपका क्या ओपिनियन जी। है इस आर्थिक सर्वेक्षण के इस अनुमान पर, जिसको हम आने वाले समय में उम्मीदों की उड़ान के रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो स्वदेश चैनल की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक जहाज क्रैश हुआ है उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री और सभी साथियों के लिए श्रद्धांजलि। दूसरी बात, बजट की अगर आप बात करेंगे, जितने भी बड़े टेक्नीशियन बैठे हैं या एक किताबी ज्ञान वाले मेरे साथी बड़े लोग बैठे हैं, वो बात में एक टेक्निकली है, आपकी भी एक्सेप्ट करूंगा, स्वदेश चैनल की भी, और जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उन सब की भी। लेकिन आपने और मैंने कई शब्दों में देखा होगा, आपने भी इस डिबेट में कहा है, भारत देहात में बसता है, किसानों में बसता है, साधारण भाषा समझता है। आप बता दीजिए, शायद ये आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 8वां या 9वां बजट माननीय वर्तमान मंत्री जी पेश कर रही हैं, लेकिन कोई बजट ऐसा बता दीजिए जिसमें ग्राफिक डाउन गई हो आम नागरिक की, कोई आटा सस्ता हुआ हो, चावल सस्ता हो। मेरे साथी केसी जैन भी बैठे हैं, इस बात को तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि ग्राफ महंगाई का बढ़ा होगा। आप ये कह सकते हैं कि रोजगारी बढ़ी है, वो दूसरा विषय हो गया, लेकिन अगर महंगाई की दर की आप बात करेंगे तो ना ही इस बात को संदेश चैनल एक्सेप्ट कर लेगा और ना ही भारत की आम जनता। जैसे मेरे एक डॉक्टर साहब ने कहा कि आम लोगों के ऊपर कहा क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, तो आम लोगों को अगर आप देख रेख करेंगे तो महंगाई कम होनी चाहिए, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर या मुलायम सिंह यादव ने कहा, या कई बार ये टॉपिक लिखा भी गया है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो और शिक्षा मुफ्त हो। ये सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। और रही बात युद्ध जैसे बड़े हथियारों की करेंगे या किताबी तौर पर डॉक्टरी मेडिसिन की करें, वो ठीक है, वो आप और हम और पढ़े लिखे जो सदन के अंदर बैठे लोग हैं, साइंटिस्ट है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं डिबेट का विषय में कहना चाहूंगा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या मेरे केसी जैन साथी, आम नागरिक जो है वो साधारण भाषा समझता है और उनके लिए अगर कुछ सस्ता हो रहा हो तो उस पर हम लोग बात करें। पर मुझे नहीं लगता कि 8वां या 9वां बजट अगर ये पेश हो रहा है इसमें कोई सस्ते की तरफ गया हो। जिन उम्मीदों पे सरकार आती है, कोई भी सरकारें हो, मुझे नहीं लगता कि शायद वर्तमान सरकार उन उम्मीदों पे चल रही हो। ये बजट का प्रारूप है, आप देख लेना, कहने की जरूरत नहीं है। जिन जिन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कानून लाए हैं उन सब में वही लोग आज का ही आप उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का उठा के देख लीजिए। ये मैं जोड़ नहीं रहा हूँ विषय को, पर लेकिन एक प्रतिक्रिया जो होती है कि साथ साथ जोड़ के जो चलती है, देश के अंदर की तो बात चलती है, वो सब एक साथ जुड़ जाती है आपस में। ठीक है, बजट की बात कर लीजिए, बजट आप देख लीजिए, जो आज आप और हम बात कर रहे हैं कि महंगाई दर डाउन नहीं होने वाली, वो कल भी होने नहीं आई। और जो हथियारों की, मेडिसिन की, ये सब चीजें बातें इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग करेंगे। लेकिन संदेश चैनल भी मुझे ऐसा मानता होगा कि भारत जो है एक देहात में बसता है, साधारण भाषा को स्वीकार करने वाला देश है। बस मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से महंगाई दर कम हो, बेरोजगारी देश की कम हो। ठीक है निशांत जी, देखिए कुल मिलाकर यहाँ तो बात हो रही है, हम भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी फेस करेंगे हम और आप करेंगे क्योंकि हम भारत में हैं, तो हम उसके हर पहलू पर बात करें। बड़ा वर्ग हो, छोटा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उस बजट की श्रेणी में जो भी बजट आएगा वो हम सबको उस दायरे में आना है। हम लोगों से अछूता नहीं है वो चीज़ें। तो निश्चित तौर पर इस पर एक आकलन मुझे लगता है बहुत बेहतर हो सकता है। रीना जी मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैम एक छोटा सा सवाल, अब क्योंकि मेरा सभी लोगों से कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम विकसित भारत तो 2047 25 वर्ष अभी और निर्णायक होंगे, वो जैसे भी होंगे, लेकिन क्योंकि जो बजट आने वाला है और उससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो एक अनुमान आया है, जो अगले वित्त वर्ष में एक वाकई उम्मीदों की उड़ान की तरह सामने रखा गया है, इसे कैसे देखती हैं? राखी जी आपको नमस्कार, सर आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो आगामी बजट है, जैसा कि हम देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत बड़े बड़े वादे करती है। जीएसटी लगाया, अब क्या हुआ, जब जीएसटी का लॉस समझ में आया तो उनको जीएसटी को वापस करना पड़ा और उसके 2 कैडर को उनको हटाना पड़ा। तो मेरा निर्मला सीतारमण जी से यही अनुरोध है कि जो वो बजट पेश करने वाली हैं उसमें इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए कि भारत की जनता के अनुसार उस बजट को बनाया जाए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसको सुविधाएं मिले, महंगाई कम हो, शिक्षा पे बजट को बढ़ाया जाए ताकि के प्रति व्यक्ति शिक्षा प्राप्त की जा सके। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है
उसको भी आसानी से शिक्षा में प्राप्त हो सके और फ्री एजुकेशन का उसमें प्रावधान किया जाए, ताकि के चाहे हम जो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट को मुख्यतः मूल रूप से लेना चाहिए, क्योंकि हम देश की जनता से टैक्स ले रहे हैं, तो उसके बदले में देश की जनता को ये मूलभूत सुविधाएं दें। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन महंगाई दर बढ़ता जा रहा है और महंगाई की वजह से हमारे देश की जनता बहुत परेशान है। चाहे गैस का सिलेंडर देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, दाल देख लीजिए, चावल, खाने का ऑयल, मतलब ये छोटी छोटी मूलभूत चीजें जो रोज की जरूरत की चीजें हैं, उससे भी आदमी रोज महंगाई को लेके जूझ रहा है। तो उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए और महंगाई की दर को जितना हो सके उतना कम करा जाए, ताकि के आम जनता, भारत की जनता को ये सुविधाएं प्राप्त हो सके और महंगाई के खिलाफ जो जनता परेशान है उसको जो है उससे आराम मिले, रिलैक्स मिले। बात हम 47 की कर रहे हैं, जनता 47 नहीं 26 देखना चाहती है राखी जी। 26 में उसे क्या सुविधा मिलेगी, 26 में उसके लिए जो बजट आ रहा है उसको क्या फायदा देगा, वो ये देख रही है। 47 में जो होगा सो होगा, परेशान तो आपकी जनता है ना, तो वो 26 की बात करेगी कि 26 में उसे इस बजट के द्वारा कितना रिलैक्स मिल रहा है, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, जो ये घोटाले हो रहे हैं इन पे कितना कमांड कसा जा रहा है और उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। इस बजट में ये भी प्रावधान हो कि जो बच्चों से अगर फीस ले ली जाती है और वो परीक्षा किसी कारणवश रद्द हो जाती है तो उनसे दोबारा फीस ना ली जाए, एंट्री फीस एग्जामों की ना ली जाए। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। बजट में मुख्यतः मूल रूप से देश के युवाओं और छात्रों, बुजुर्गों, इन सबको ध्यान में रखते, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर निर्मला सीतारमण जी ने ये काम नहीं किया है तो अभी भी टाइम है 3 दिन का, 1 फरवरी को वो करेंगी। उसके पूर्व जो भी सुधार कर सकती हूँ उसमें सुधार कर लिया जाए, नहीं तो विपक्ष का उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा और बदलाव बाद में बजट में करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप जनता की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही बजट को पेश करें। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो है ही, हम इस पे बात भी कर रहे हैं, विकसित भारत की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से चीज़ों को हम बढ़ता देखते हैं। लेकिन ये जो एक अनुमान आया, ये जो सर्वेक्षण आया, इस सर्वेक्षण के आधार पे जो अनुमान है, जो ग्रोथ को बताता है, इस ग्रोथ को असल में आप कैसे देख रहे हैं? और इस बजट से तो खैर सभी लोगों ने कहा कि आम भाषा में समझे तो आम लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन हम बहुत आगे तक के इसका सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, इसके अनुमान की और उड़ानों की बात कर रहे हैं। नहीं राखी, देखिए जहाँ तक आर्थिक सर्वेक्षण की बात है, आज जो अनुमान लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से कोई भी बजट आता है, अगला बजट आता है, उसके पहले एक सर्वेक्षण होता है कि हम पिछले बजट में हमने किया क्या और किस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है कि कितना विस्तार हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च हुआ और उसके आधार पर आने वाले समय में आने वाले वर्ष में किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। हमें लगता है कि सरकार इसका एक जो ढांचा तैयार कर चुकी है, एक प्रारूप बना चुकी होगी और जिसके आधार पर आने वाले बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान होंगे जिनकी ज़रूरत होगी। तो सवाल है कि देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर, किन किन सेक्टर में, किन किन क्षेत्रों में जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, तमाम ऐसे सेक्टर हैं। इसके अलावा देखिए एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बजट में एक जो बड़ी बात आने वाली है कि भाई फ्री बीज जो है, जिसको आप मुफ्त की रेवड़ी करती हैं, अपने आप उसमें जिक्र भी किया है कि उस पर कितना खर्चा, कितना आवंटन होने वाला है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो बजट बजट का जो वॉल्यूम होगा कितना बड़ा होगा। आज आप देखिए ये बहुत बड़ा, साल दर साल बजट का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, मतलब इस साल भी कुछ न कुछ बढ़ के आएगा, बजट बड़ा बजट होगा। और आप ये देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में आपने भी सुना होगा कि 1947 से लेके अब तक का बजट में क्या अभी 50 लाख करोड़ का बजट पेश हो रहा। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि जैसी जैसी देश की ज़रूरतें हैं, जिन जिन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, उन सेक्टर में सरकार को फंड मुहैया कराना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी
और जहाँ तक प्रमुख रूप से अगर आप देखिए तो सरकार का आने वाले बजट में फोकस कहाँ होगा, एग्रीकल्चर पर निश्चित रूप से होगा। बार बार आप देख रहे हैं कि कितनी जो है चीज़ें होती हैं, किसानों को कितना झेलना पड़ता है जो आपदा की वजह से, अभी ओलावृष्टि की वजह से, तमाम जिसकी भरपाई भी सरकार कर रही है, तो इनका भी बजट में एक बड़ा प्रावधान होगा। तो इन सारी चीज़ों को पिछले सालों में क्या क्या स्थितियाँ सामने आई हैं और किन किन से सरकार ने उन पर अपना लेगवर्क किया है, उनको भी इस अगले बजट में देखने का प्रयास करेगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी पिछले दिनों में जिस दौर से पूरी वैश्विक स्तर पर देखिए अर्थव्यवस्था किस तरह से डामाडोल है और एक तरह से अनियंत्रित भी है। आपने देखा जैसे अमेरिका ने टैरिफ की बात किया, टैरिफ बढ़ाने की बात किया, अभी हमने जो है यूरोपीय यूनियन से जो है समझौता किया, जो फ्री ट्रेड की बात किया भारत अपने हिसाब से पूरी चीज़ों को कर रहा है। एक बात तो तय है कि भारत अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। ये बात हमको लगता है कि पिछले सालों में धीरे धीरे भारत को भी समझ में आ गई है। जो भी सरकार हो, वर्तमान सरकार भी इस बात को समझती है। हम 2047 की बात तो कर ही रहे हैं, जहाँ पर हमें विकसित भारत होंगे और होना भी चाहिए। हमारे देश के सभी नागरिकों का ये सोचना है कि भाई हमारा देश विकसित भारत की श्रेणी में हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो वर्तमान दौर है, आर्थिक दौर है, जो एक तरह से डामाडोल है या मंदी का भी दौर मान सकते हैं, उसमें भारत अगर 2025 में अपनी पोजीशन रिटेन किए हुए है, आपने देखा होगा कि जो महंगाई दर है वो घटने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी ग्रोथ जो लगभग 7 के आसपास है, तो इसका अनुमान लगाया गया। अगर हम इसी पर कांस्टेंट रहते हैं तो हम बहुत कुछ सारी चीज़ें कर भी लेंगे। हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी जीडीपी ना बढ़ा पाएँ, लेकिन हम कांस्टेंट रहेंगे अन्य देशों की तुलना में। आप अमेरिका देख लीजिए, अदर कंट्रीज देख लीजिए, जहाँ पर ऑलरेडी जो जीडीपी गिरती जा रही है। इन सबको अगर किया जाए और अपने यहाँ जैसे प्रोडक्शन की बात हो रही है, हम प्रोडक्शन अपने यहाँ करें, मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें। इन सारी चीज़ों को अगर भारत सरकार जो है जिस नज़रिए से ले रही है, जो सार्थक पहल करने का प्रयास किया जाएगा अगले बजट में, तो हमें लगता है कि इसका असर देश के ऊपर बहुत पड़ेगा। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में, तमाम क्षेत्रों में प्रगति करते आ रहे हैं साल दर साल। और इन 75 सालों में भारत कहीं से कहीं मतलब एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि जब एक जो है आपने कहा ना कि जो है सफलता की उड़ान अगर पाना है तो उस रेस में है, ट्रैक पर है। अब इस ट्रैक को कैसे अगले बजट में आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जो संतुलन बनाने का प्रयास करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सुरेश जी, क्योंकि सभी लोगों की जो बात सामने आई है, एक तो आम भाषा में सबने उस बजट को लिया और क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट थी उसमें जो एक अनुमान है कि हम बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अभी बजट क्योंकि आएगा, 3 दिन का वक्त है, उसको लेके सबकी ओपिनियन है कि आम लोगों से जुड़ा हुआ और बहुत समझदारी के साथ अभी भी वक्त है, उस पर एक विश्लेषण हो जाए, एक अच्छा बजट आए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर बात, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, आम लोगों की के हित का बजट हो, जनता की नजरें होती हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम जिस जीडीपी ग्रोथ में हैं, जिस ग्रोथ का हम फाइनेंशियल ईयर 27 का जो अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं 6.8 से 7.2 का 27 में, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस रखते हुए और आगे बढ़ाने के लिए हम सिर्फ एक बजट पर निर्भर नहीं हैं, हम ओवरऑल सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और शायद ये एक सरकार के लिए चुनौती होती है, इसीलिए उन्होंने एक अनुमानित अभी से आने वाले समय तक का निकाला है। देखिए राखी जी, जो इस समय पर हम पूरे विश्व के अंदर में बदलाव देख रहे हैं वो 3-4 चीजों के ऊपर पे आधारित है और उसी के ऊपर पे मुझे लगता है, ऐसा मेरा अनुमान है कि इस बजट के अंदर भी उन सारी चीजों के ऊपर पे ध्यान दिया गया होगा और ये बजट उन चीजों को लेकर के आएगा। देखिए इस समय पर सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने डिफेंस को मजबूत करना है। डिफेंस को मजबूत करना है तो इस बार का जो बजट है वो डिफेंस के लिए भी बड़ा अट्रैक्टिव होगा। उसके अंदर में जरूर बजट एलोकेशन बड़ी बढ़ाई गई होंगी, क्योंकि इस समय पर क्योंकि आपने अपने हथियारों को अब एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक है, उस विजन को लेकर के और उस दिशा की तरफ अगर आपने बढ़ना है तो डिफेंस को आपको मजबूती देनी होगी। दूसरा, ये बजट जैसा कि अभी कहा गया कि गांव का और खेत का ये बजट होना चाहिए। डेफिनेटली इस बजट के अंदर में 2 मुख्य चीजें हैं।
देखिए जी राम जी का ये वाला जो जी राम जी जिसको मनरेगा पहले कहा जाता था, उसका 88,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन था। इस बजट के अंदर में उसको बढ़ा करके 1,51,282 करोड़ किया जा रहा है। तो एक तो ये जी राम जी के अंदर में है, ताकि गांवों के अंदर में जो सड़कें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अब आ जाता है कि फार्मर के लिए इसके अंदर में काफी कुछ हो सकता है कि अट्रैक्टिव है, क्योंकि सरकार को ये भी देखना होता है कि जी आपका जो मेजर जो वोट बैंक है वो फार्मर्स है, और तो फार्मर्स को भी उसके बीच में इंक्लूड करना होगा। तीसरी इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि आईटी सेक्टर जो इतनी तेजी के साथ आगे ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप्स इंडिया की जिसकी हम बात करते हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बाकी की सारी चीजें आपकी बेमानी हो जाएंगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुझे लगता है कि विशेष तौर के ऊपर पे सरकार इसकी तरफ भी ध्यान देगी। बाकी जहां पर हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें, देखिए राखी जी बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये हम सब के ऊपर पे इम्प्लीमेंट होती है, जितने भी पैनलिस्ट हैं उन पर भी और जो हमारे दर्शक है वो भी। हर बार हम ये देखते हैं कि चढ़ती कला जो है वो सबको अच्छी लगती, किसी को गिरती कला अच्छी लगती नहीं लगती। चाहे वो छोटा एक दुकानदार हो वहां से, चाहे रिक्शा वाला हो वहां से, चाहे एक रेडी पटरी वाला हो वो, और चाहे कॉरपोरेट में काम करने वाला हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा वाले, उनको हर साल अपनी सैलरी के बीच के अंदर में एक इंक्रीमेंट चाहिए, अपनी इनकम के अंदर में एक इंक्रीमेंट चाहिए, ताकि उनकी जो स्पेंडिंग पावर है उसको बढ़ाया जा सके। देखिए जो हमने 2025 के अंदर में जितने भी सरकार के रिफॉर्म्स देखे, चाहे वो जीएसटी को लेकर के था, चाहे टैक्सेस को लेकर के चाहे था, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उन सब के अंदर में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो ये कॉमन है कि आपकी अर्थव्यवस्था के अगर पहिया को इसी गति के साथ आगे बढ़ाना है तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो किसी भी कीमत पे नीचे नहीं आनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। अगर आपकी परचेजिंग पावर है तभी तो आप स्पेंड कर पाएंगे ना, तभी तो आप बाजार के अंदर जा पाएंगे, और जब बाजार के अंदर जाएंगे तो खरीदारी करेंगे तो सामने वाले के पास भी पैसा जाएगा और वो आगे इसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, उसका भी पहिया चलेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी जुड़ी हुई हैं आपस के अंदर में। तो इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल थंब रूल भी है कि इसके अंदर में इन्फ्लेशन अगर जीरो हो गई या कम हो गई, जरूरत से भी ज्यादा कम हो गई, तो वो भी इकोनॉमिक्स के लिए डेंजरस होती है। तो इसलिए इन्फ्लेशन का एक स्थायित्व तौर के ऊपर पे बढ़ना भी इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाता है, तो ये बनी रहनी चाहिए। मैं इसका हकदार हूं और मैं ये कहता हूं कि भाई ये एक इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल है। अब आप देखिए कि पहले किसी की सैलरी 10 रुपए हुआ करती थी, आज उसी को पर्सन को हो सकता है कि 10 लाख रुपए मिल रहे हो, तो वो पॉकेट साइज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। हमें विशेष तौर के ऊपर पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, इंटरनेशनल जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको रिड्यूस करने के ऊपर पे हमें काम करने की यहाँ पर जरूरत है। अगर वो कम करने में हम कामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी इस बजट की जीत होगी। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं पवन जी, प्लीज बोलिए। हाँ निशांत जी इसके बाद। देखिए मुझे यही लगता है बजट, बाकी सारी चीजें क्या करना चाहिए, अभी डेफिनेटली हम लोग अगर सजेशंस भी देंगे तो वो कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। मुझे ये लगता है कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये निर्मला सीतारमण जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्होंने खास तौर पर गरीब तबकों का, कॉमन मैन का, किसानों का एजुकेशन के ऊपर कैसे हम लोग बच्चों को फ्री एजुकेशन की तरफ ले जा सकते हैं, ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। गर्ल्स एजुकेशन का इशू जिस तरीके का पूरे इंडिया में चल रहा है उसको कितना प्रमोट कर सकते हैं, कितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं। जो हमारे विद्यार्थी अब्रॉड्स को जा रहे हैं उनके लिए हम लोग क्या इस बजट के अंदर तरतूद कर सकते हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं तो अल्टीमेटम यही रहेगा कि आप जितना ऊंचा पढ़ेंगे आप देश को उतना फायदा देंगे। तो इस चीज के ऊपर फिर स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी क्षेत्र जो स्पोर्ट्स है जिसको निगलेक्ट किया जाता है, स्पोर्ट्समैन के हालात इतने बदतर है कि उनको फैसिलिटीज ही नहीं है, उनके ऊपर बजट होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए एक तगड़ा बजट देना चाहिए जिससे उनकी डाइट, उनका रहन सहन, उनका खाना, इन सब चीजों के ऊपर अगर प्रमोशन मिले तो भारत के कई खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेके आके अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। इंडिया मजबूत तब होगा
जब इंडिया हर तरफ से मजबूत होगा, उसमें गेम्स है, उसमें एजुकेशन है, उसमें हमारा किसान है, क्योंकि देखिए धान्य ये फैक्ट्री में उगाया नहीं जा सकता है, धान्य ये किसान ही उगाने वाला है। तो अगर उस किसान के लिए हम कोई तरतूत करते हैं, उसके लिए हम अगर मेजर प्रोविजन करते हैं कि आपने अगर फसल लगाई, अगर आपका नुकसान भी होगा तो गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है, आपको इसका मुआवजा मिलेगा, तो किसान हिम्मत करेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर किसान ने अगर धान्य अच्छे से नहीं उगाया तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी हेवी पैसा आपको बाहर देश को देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान देकर इस बार का बजट हमारा सामने आना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। ठीक है जी ठीक है, क्योंकि समय की सीमा मैं चाहती हूँ सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना एक छोटा छोटा सा सुझाव और जल्दी से दे दें। निशांत जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट है मैम। हाँ बोलिए। कई सारे जो अभी साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी सारी चीजें, ये सब चीजें, मैंने भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया कि 47 के बारे में देश नहीं जानना चाहता कि 47 कहाँ जानना चाहेगा, विकसित हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि विकास की ओर तो देश बढ़ ही रहा है पहले दिन से ही। लेकिन देश जानना चाहता है कि कितनी महंगाई दर कम होगी, कितनी आटा सस्ता होगा, कितना सिलेंडर सस्ता होगा, कितनी पढ़ाई सस्ती होगी, कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। इन चीजों को देश जानना चाहता है। अगर आपके अनुसार मैंने जाना है स्वदेश चैनल के माध्यम से कि 1 तारीख को बजट पेश हो रहा है, हालांकि अभी तक तो 8 या 9 बजट पेश हो गए हैं, मुझे नहीं लगा है कि इनमें कोई संशोधन हुआ हो। अगर उम्मीद है, मानता हूं कि आज जो एक आपकी डिबेट हुई है कि अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो इसमें संशोधन किया जाए, आम लोगों के लिए बजट बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। गरीबों के लिए आटा मुफ्त हो, सिलेंडर मुफ्त हो, शिक्षा सस्ती हो, कुछ लोगों के लिए जो है रोजगारी का व्यवस्था हो, पर मैं नहीं मानना चाहता हूँ। लगता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर ध्यान देगी। और जो बात करी है अभी मेरे एक वरिष्ठ साथी जो है, जो टेक्नीशियन बैठे हैं, जिन्होंने कहा है कि नौकरी में और किसानों में और उसमें कि इन लोगों की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें बाद का सब्जेक्ट आ जाता है। सबसे पहले आता है कि देश भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। महंगाई दर आप देख लीजिए, गन की जरूरत, मुझे नहीं लगता कि भारत को गन की जरूरत होगी, बहुत हथियार है भारत के पास में। और मैं भी इतना ही पढ़ा लिखा हूँ जितने आप पढ़े लिखे हैं, बस आप में और मुझ में ये अंतर है कि आपकी भाषा टेक्निक है, मैं गाँव में भी निवास करता हूँ। बाकी देश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इतनी उम्मीद करेगा, सरकार से इतनी उम्मीद करेगा कि महंगाई दर सस्ती होनी चाहिए, बस, इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं। ठीक है निशांत जी, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि शुरुआत में ये बात निकल कर आ गई थी कि आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट होगा तो अच्छा होगा। लेकिन निशांत जी, हम जिस इकोनॉमी ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना इस चर्चा में, जिस आर्थिक रिपोर्ट के सर्वेक्षण के अनुमान पे बैठे हैं, उसमें सिर्फ आटा दाल चावल के रेट से चीजें नहीं होंगी सर, उसमें सब कुछ आएगा। वो जीडीपी सिर्फ आटा दाल चावल से नहीं ग्रो करेगी, उसके पीछे बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज अच्छाई और बुराई पे अगर बात करने लग जाए ना, तो अभी देश के अंदर, अभी आप आंकड़ा पूछ के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सदस्यों से कि आपके पास कितना हथियार है, तुरंत बता देंगे कि कई देशों को उड़ा सकते हैं, इतना हथियार है, इतनी किताबें हैं, इतनी मेडिसिन है। मगर अगर देश अब धरातल पे आप बात करेंगे तो महंगाई दर मुझे नहीं लगता है, और शायद स्वदेश चैनल के जो आम नागरिक है वो भी जानते होंगे कि महंगाई दर भारत के अंदर कम नहीं है। अब बाकी कौन टेक्नीशियन क्या कहना चाहता है, अगर किताबी ज्ञान पे जाऊंगा तो मैं भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, पर मैं नहीं कहना चाहूंगा कि ठीक है ठीक है ठीक है राखी। हाँ निशांत जी, हाँ केसी जैन जी जल्दी से बोलिएगा। देखिए राखी जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथी जो कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, पहली बात तो ये कि आप देखिए इसके पहले का बजट 2023 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, 25 का देख लीजिए, और 2024 के बजट में जो प्रावधान किया गया 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किया, और अभी 2025 में बढ़ा करके किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट की बात 3 लाख रुपए से बढ़ा के, अरे सुन लो भाई, सुन लो, केवल ये कहने से नहीं होता। केसी जैन जी, निर्मला सीतारमण जी तक पहुंचाइए, आटा सस्ता कर दे इस बार के बजट में। समाजवादी पार्टी फिलहाल उससे खुश होगी। ये क्या है, एक तरफ मांग करते हैं कि किसानों का जो उत्पादन है वो महंगा हो और महंगे दर पे खरीदा जाए, दूसरी तरफ मांग करते हैं नहीं सस्ता हो जाए। अरे जब सरसों 50 रुपए किलो बिकेगी तो सरसों का तेल 200 रुपए किलो बिकेगा, जाहिर सी बात है। अगर सरसों आज सरसों का रेट क्या है, हम भी गांव से बिलोंग करते, 55 रुपए का सरसों का रेट है, तो जाहिर सी बात है 200 रुपए में तेल बिकेगा सरसों का। और दूसरी बात क्या है कि देखिए किसानों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए, पीएम आवास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया, बागवानी के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से योजना रखी गई, और विश्वकर्मा योजना लेकर के आई गई
जो गरीबों के लिए, गांव के जो तमाम सारे कृषक मजदूर के साथ साथ जो और तमाम सारे जो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने 3 से 4 बार इस चीज को बताने समझाने की कोशिश की है, बजट आम जनता का के हित का हो ये तो ठीक है, छोटी छोटी चीजें बढ़ेंगी घटेंगी ठीक है, लेकिन हम बहुत आगे तक की बात कर रहे हैं। मैं बार बार उस चीज पे आ रही हूँ, पर पता नहीं वो आटा दाल चावल सरसों के तेल सरसों यहीं तक क्यों सिमट जा रही है। आदमी पार्टी को उसमें भी आपत्ति है। मैं मानती हूँ, मैं इस चीज को मानती हूँ पवन जी, इसलिए इसका समर्थन पहले ही कर दिया था, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों से नहीं, हमें हर सेगमेंट पे काम करना पड़ेगा, तब हम उस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। बात इस चीज की थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आटा महंगा ही रहने दीजिए, दाल महंगी ही रहने दीजिए, बिल्कुल सस्ता करिए, लेकिन दूसरे सेगमेंट्स कहाँ जाएंगे? चलिए, क्योंकि समय बहुत हो गया, प्लीज समय बहुत हो गया। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। सर वापस नहीं आ पाऊंगी, सुरेश जी प्लीज। देखिए राखी, जहाँ तक बजट का सवाल है, सरकार लगातार पिछला जो बजट है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना अभी कुछ करना बाकी है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही आगे बढ़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निश्चित रूप से भारत सरकार को इस बार लगता है कि काफ़ी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होगी तो किसी तरह का जो आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं, ताकि होगा कैसे। तो हमें लगता है कि सरकार इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी कुछ काम करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बजट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 चीज़ों को करने से ही नहीं ग्रोथ होगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, सारे सेक्टर्स पर काम करने की ज़रूरत है। और सरकार लगातार हमें लगता है कि आने वाले बजट में इन सारे सेक्टर पर काम करे, चाहे किसानों के कल्याण को लेकर के हो, या फिर आपका जो है कहीं भी किसी तरह से किसी को सुविधा देने की बात हो, पढ़ाई की बात हो, सिंचाई की बात हो, तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिस पर सरकार हमेशा बजट में प्रावधान करती है। और इस बार के बजट में भी राखी लगता है कि जो पुराना जो बजट पेश किया गया है, जिसकी हम चर्चा करें, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसको जो है एक तरह से बेस मानते हुए, उसको एक रोड मैप मानते हुए अगला एक नया रोड मैप तैयार करेगी। बिल्कुल, चलिए समय बहुत हो गया। रीना जी, मुझे सुन पा रही हो मैम? 10 सेकंड में प्लीज कंप्लीट करिएगा। बिल्कुल राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, बोलिए जल्दी से। मैं कहना चाह रही थी कि बजट में जो है आगे का हम लेके चल रहे हैं 45 तक का, बट अभी भी हमें सारे क्षेत्रों में जो बजट को लेके चलना है, जैसा कि आप कह रही हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि हर क्षेत्र में काम हो, मगर हर क्षेत्र में पारदर्शिता होना है। बजट तो हो जाता है, मगर उस क्षेत्र में वो पैसा उतना लग रहा है कि नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज आप देखिए, नीट पीजी से बच्चे परेशान हैं, डॉक्टर हमारे देश में, मगर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए। तो हमारे बच्चों को आगे पढ़ने फॉरेन में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ही अगर एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन है उनकी फीस अगर कम की जाए, तो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं यहाँ पे देश में पढ़ के यहाँ पे ही अपनी योग्यता को दिखाकर देश के नागरिकों को, जहाँ हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो हमें उस पर बहुत जरूरी है कि अपनी फीस स्ट्रक्चर को कम करके यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को यहीं पे मौका देके देश की सेवा के लिए दुरुस्त करना जरूरी है। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय, हाँ ठीक है मैम, रोकूंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आर्थिक सर्वे का अनुमान है और अगला वित्त वर्ष जो है वो उम्मीदों की उड़ान की तरह देखा जा रहा है। बात सिर्फ एक बजट की नहीं है, बजट आएगा, हमेशा आएगा। सस्ते महंगे की बात आम भाषा में समझे तो की जाती है, लेकिन ये जो अनुमान है और 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है, उसके लिए हर सेक्टर में आपको अच्छा अचीव करना है। जब हर सेक्टर में आप अच्छा करेंगे, तब जाके आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करेगी। जब वो बढ़ेगी, तब तो एक अच्छी इकोनॉमी के रूप में आप उभरेंगे। तो सारा कैलकुलेशन जो है, और उससे पहले ये जो अनुमान आया है रिपोर्ट का, आर्थिक सर्वेक्षण का, अब इसमें देखिए बजट किस तरीके का आता है, जिसको लेकर सभी लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।